यह मूवी उन गिनी चुनी ज़ॉम्बी फिल्मों में से एक मानी जाती है जिन्हें सच में देखने लायक कहा जाता है। ये कोरिया की सबसे सफल ज़ॉम्बी फिल्मों में से भी एक है, जो ट्रेन टू बुसान के बाद काफ़ी चर्चा में आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इस फिल्म में ज़ॉम्बी कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं होते, बल्कि उन्हें किसी ने ट्रेन किया होता है और उनका एक साफ मकसद होता है, इसलिए वे और भी खतरनाक और डरावने बन जाते हैं। यही इस कहानी को बाकी ज़ॉम्बी फिल्मों से अलग बनाता है। कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब हत्या से होती है। जब एक आदमी घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि घर की बिजली की वायरिंग रहस्यमय तरीके से ख़राब हो चुकी है और कमरे में किसी के चलने फिरने के निशान भी दिखाई दे रहे होते हैं। फिर आदमी को लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। तभी आदमी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह पीछे मुड़कर उस रहस्यमय आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। वह बेहद फुर्तीला और ताकतवर होता है और कुछ ही सेकंड में उस आदमी को काबू में कर लेता है। फिर अचानक वह आदमी के गले पर काट लेता है। काटते ही उस आदमी के शरीर पर गंदे गंदे फोड़े जैसे पस बैग्स उभरने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वह ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि हमला करने वाला आदमी वहाँ से भागता नहीं, बल्कि उसका खुद का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और आखिर में वह भी एक सड़ी हुई लाश बनकर गिर जाता है। इसके बाद थोड़ी देर में पुलिस को इस घटना की खबर मिलती है और वह मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। जांच के दौरान उन्हें एक बेहद डरावनी सच्चाई पता चलती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि जो कातिल वहां मौजूद था वो असल में 2.5 महीने पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी लाश किसी तरह वापस जिंदा होकर आई और इस आदमी की हत्या कर गई। इस अजीब घटना को देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा होकर कैसे हत्या कर सकता है। अब सवाल ये था कि आखिर वो लाश वापस जिंदा कैसे हुई और उसने इस आदमी को क्यों मारा। लेकिन पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उधर इसी केस के सिलसिले में एक पत्रकार जिन्नी का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तभी अचानक उसे एक रहस्यमय आदमी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर वो आदमी कहता है कि असली कातिल वही है और वह जिन्नी को अगले दिन दोपहर 2:30 बजे एक तय जगह पर लाइव इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि यही असली कातिल को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। इसके बाद जिन्नी के बॉयफ्रेंड सोंगजुन के नेतृत्व में पुलिस उस जगह पर भारी संख्या में बल तैनात कर देती है और कातिल को पकड़ने की पूरी तैयारी कर लेती है। फिर अगले दिन तय समय पर वो रहस्यमय आदमी सच में वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, जिन्नी उससे कई सवाल पूछती है और हैरानी की बात यह होती है कि वह आदमी बिना झिझक हर सवाल का जवाब देता है। तभी वह अपना नाम और पहचान पत्र तक दिखा देता है और खुलकर कहता है कि वह एक स्पेल कास्टर है जो मरे हुए लोगों की लाशों को नियंत्रित कर सकता है। उसने साफ स्वीकार किया कि पिछली रात हुई हत्या उसी ने करवाई थी, लेकिन जिन्नी को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि लाशों को नियंत्रित करके हत्या करवाना एक बेतहाशा की कहानी है। लेकिन वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि जल्द ही उसे खुद इस बात पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू का असली मकसद सिर्फ एक चेतावनी देना है। फिर वो कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में वह 3 और हत्याएं करेगा। वो अभी से उन हत्याओं का समय, जगह और जिन लोगों को मारा जाएगा उनके नाम तक बता देता है। वह बताता है कि उसके अगले शिकार सेची फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के 3 बड़े अधिकारी होंगे, जिनमें डायरेक्टर मिन सोप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सांगिन और चेयरमैन सुंगिल शामिल है। लेकिन वो यह भी कहता है कि इन हत्याओं को रोका जा सकता है। उसका तरीका यह है कि चेयरमैन सुंगिल को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी। वो माफ़ी सच्ची है या नहीं, इसका फैसला जिन्नी करेगी और उसे पूरे देश के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट करना होगा। तभी जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म की, वो अचानक अपने कपड़ों से एक खंजर निकाल लेता है और जिन्नी को बंधक बना लेता है।
पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन जिन्नी की जान खतरे में होने की वजह से कोई भी तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाता। फिर जब वे दोनों धीरे धीरे नीचे पहली मंजिल के लॉबी तक पहुंचते हैं तो जिन्नी उस आदमी के हाथ पर एक अजीब सा निशान देखती है। तभी अचानक उसके शरीर में भी वही बदलाव शुरू हो जाता है जो शुरुआत में दिखे कातिल के साथ हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह एक सड़ी हुई लाश बनकर गिर जाता है। अब सबको समझ आता है कि वो असली कातिल नहीं बल्कि किसी के द्वारा कंट्रोल किया गया एक कठपुतली था। सवाल यह उठता है कि आखिर यह अजीब और ख़तरनाक जादू कहाँ से आया और इसके पीछे छिपा असली इंसान इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्यों निशाना बना रहा है। इन्हीं सवालों के आधार पर पुलिस तुरंत गहरी जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि लाशों को कंट्रोल करने वाला यह जादू असल में एक ख़तरनाक काला जादू है। लाश के शरीर पर बने ख़ास निशान और उस पर लिखी इंडोनेशियन भाषा को देखकर पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि यह जादू इंडोनेशिया से आया है। तभी जांच में यह भी पता चलता है कि अगर किसी लाश के पास की मिट्टी को जादू करने वाले इंसान के खून के साथ मिलाया जाए तो उस लाश को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल किया जा सकता है। उधर सोंगजुन अपनी टीम के साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से पूछताछ करने जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पुराने चेयरमैन अब रिटायर हो चुके हैं और अब कंपनी की कमान उनकी बेटी मियोंग संभाल रही है। पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिलता। बस इतना पता चलता है कि शुरुआत में जिस आदमी की हत्या हुई थी वो भी इसी कंपनी में रिसर्चर था। अब साफ था कि कातिल का निशाना बहुत सोच समझकर चुना गया था। मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी के पीछे कोई बड़ा राज ज़रूर छिपा हुआ था। फिर जब पुलिस ने और गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल एक कैदी के ज़रिए पुलिस को पता चला कि सेची फार्मास्यूटिकल्स नई दवाइयां बनाने के लिए इंसानों पर बेहद क्रूर और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इसके बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में कैदियों ने पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 100 से ज़्यादा लोगों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भर्ती किया था। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स के ख़त्म होने के बाद उन सभी लोगों की मौत हो गई थी और यही एक्सपेरिमेंट इस पूरी घटना से गहराई से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे अगली हत्या का समय करीब आने लगा पुलिस ने सेची फार्मास्यूटिकल्स की बिल्डिंग में भारी सुरक्षा लगा दी ताकि लिस्ट में मौजूद लोगों को बचाया जा सके। लेकिन उन्हें लगा कि सब कुछ सुरक्षित है। तभी अचानक कातिल की योजना के मुताबिक हमला शुरू हो गया। तभी बिल्डिंग के नीचे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही जिन्नी अचानक पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक ग्रे कपड़े पहना हुआ ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा है। अचानक कुछ ही सेकंड में नीचे के पूरे मैदान में एक जैसी वर्दी पहने दर्जनों ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो उस एक्सपेरिमेंट में मारे गए थे और अब कातिल ने उन्हें कंट्रोल करके बदला लेने के लिए भेजा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, डायरेक्टर मिनसोब को मारना। फिर जैसे ही उनके हाथों पर वो रहस्यमय निशान चमकने लगता है, ज़ॉम्बी आर्मी अचानक आगे बढ़ने लगती है। अचानक वे बेहद तेज़ और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमला करते हैं। वे नागरिकों और सुरक्षा बलों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वे सुरक्षा घेरा तोड़ देते हैं और समुद्र की लहर की तरह बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। उधर ऊपर बैठे मिनसोब इस नज़ारे को देखकर डर से कांपने लगते हैं और सुरक्षा बल मजबूरी में ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गोलियों की बारिश भी उन ज़ॉम्बीज़ को रोक नहीं पाती। फिर वे गिरते हैं लेकिन तुरंत दोबारा उठ खड़े होते हैं और आखिरी सुरक्षा घेरा तोड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पुलिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे बिल्डिंग की सारी लाइट बंद कर देते हैं और मिनसोब को इमरजेंसी एलिवेटर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होता है, ज़ॉम्बीज़ पहले ही वहाँ पहुँच चुके होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ मिनसोब को नीचे जाते देख अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास नीचे पहुंचने का एक और भी तेज़ तरीका था। अचानक वे एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूदने लगते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं लगती और वे तुरंत उठकर फिर दौड़ने लगते हैं। उधर पुलिस की सुरक्षा में कुछ एग्जीक्यूटिव्स अंडरग्राउंड पार्किंग तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी स्टेयरवेल से ज़ॉम्बीज़ भी पार्किंग में पहुंच जाते हैं। इसी बीच जिन्नी अपनी कार तेज़ी से वहां लाकर एक ज़ॉम्बी को टक्कर मार देती है।
जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़ॉम्बीज़ गाड़ी भी चला सकते हैं। कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बीज़ डीडी डैक किनारे खड़ददी टैक्सियों में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। हाईवे पर दोनों तरफ से एक ज़बरदस्त कार चेज़ शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ अपने अमर शरीर का फ़ायदा उठाकर बार बार खुद को गादियों के सामने फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि सोंगजुन की शानदार ड्राइविंग की वजह से वे कई बार बच निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक टनल में पहुंचते हैं, ज़ॉम्बीज़ घेराबंदी कर लेते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी गादी से उतरकर सीधे उनकी कार पर हमला करने लगता है। कुछ ही सेकंड में विंडशील्ड ज़ोरदार हमलों से टूट जाती है और कई ज़ॉम्बीज़ खिद्दकियाँ तोड़ धक्कर अटकर अंदर घुसने लगते हैं। तभी सोंगजुन मजबूरी में गन निकालकर गोली चलाता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी से पीछा नहीं छुड़ा पाता। फिर काफ़ी संघर्ष के बाद सोंगजुन की कार किसी तरह कई ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ा लेती है, लेकिन एक आखिरी ज़ॉम्बी बच जाता है जो सीधे ड्राइवर पर हमला कर देता है। अचानक जैसे ही कार टनल से बाहर निकलती है, वो रुक जाती है क्योंकि ड्राइवर पहले ही वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंच जाते हैं। कातिल की योजना के मुताबिक उनका असली लक्ष्य सिर्फ मिनसोप को मारना था, इसलिए ज़ॉम्बीज़ उसे कार से घसीटकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे जिंदा ही पड़ी देच लेते हैं। इसके बाद अपना काम पूरा करने के बाद ज़ॉम्बीज़ कार के अंदर बैठे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सांगिन को घूर कर देखने लगते हैं, जैसे उसे साफ बता रहे हो कि अगला नंबर उसी का है। तभी कुछ ही पलों में वे सारे ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और वहीं घुटनों के बल गिरकर ख़त्म हो जाते हैं। उधर ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई के दौरान सोंगजुन के हाथ को भी एक ज़ॉम्बी पकड़ी डिरिस लेता है, जिससे वह हल्का सा इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन किस्मत से इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता और हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद सांगिन को समझ आ जाता है कि अगला शिकार वही होगा, इसलिए वो सीधे कंपनी के चेयरमैन सुंगिल के पास जाता है और उससे कहता है कि कातिल के कहे मुताबिक लाइव आकर माफ़ी मांग ले। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सुंगिल कंपनी के भविष्य का बहाना बनाकर तुरंत इस बात से मना कर देता है। हालांकि सांगिन के चेहरे पर साफ डर देखकर वह कहता है कि इस बारे में वह अपनी बेटी मियोंग से बात करेगा। इसके बाद सांगिन मजबूरी में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है, सामने मियोंग आ जाती है जो अभी अभी वापस लौटी होती है। तभी सांगिन को अचानक समझ आता है कि अब कंपनी असल में सुंगिल नहीं बल्कि मियोंग के कंट्रोल में है। उसे यह भी पता चल